ये सिर्फ एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं था। इस बार गोलियों से नहीं, बातचीत, डेटा और मीटिंग्स के जरिए जवाब दिया गया। ये कहानी है डिप्लोमेसी की, ग्लोबल अलायंसेस की और उस मोमेंट की जब भारत ने अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई बिना किसी मिसाइल के। 7 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइलें दहाड़ी, उससे ठीक 16 दिन बाद 23 मई को 59 इंडियन एमपीज ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया, 32 देशों में 7 अलग अलग डेलीगेशंस के जरिए। बट व्हाट रियली हैपेंड? क्या ये आउटरीच काम आई? किसने क्या कहा? किन देशों से समर्थन मिला और किन से नहीं? लेट मी सिंपली एक्सप्लेन। बाईस अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, 26 innocent civilians lost their lives in a brutal terrorist attack। भारतीय एजेंसियों को इस हमले पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के फिंगरप्रिंट्स साफ नजर आ रहे थे, दोनों ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स केम स्विफ्टली। ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री कैंपेन जो 7 मई को शुरू हुआ और टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए गए। 9 टेररिस्ट लोकेशंस को हिट किया गया, कुछ पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके में। इंडिया ने कहा कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया। इन स्ट्राइक्स में ना तो पाकिस्तानी सिविलियंस को नुकसान हुआ, ना ही पाकिस्तानी फौज को। इसके सपोर्ट में इंडिया ने एविडेंस भी दिए, बट पाकिस्तान कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। और यहीं से शुरू हुई एक नई वॉर, द डिप्लोमैटिक फ्रंट। मिलिट्री एक्शन के बाद दुनिया के सामने अपनी बात रखना और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी था, क्योंकि अगर आप सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं और दुनिया को नहीं बताते कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो आपकी कहानी कमजोर पड़ सकती है। एंड इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन, काउंटरिंग फॉल्स नैरेटिव्स बिकम्स एज क्रूशियल एज काउंटरिंग मिसाइल्स। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर दुष्प्रचार करता रहा है और इस बार भारत को यह मौका उसे नहीं देना था। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC, ब्रिक्स, यहां इंडिया को अपनी साइड रखनी थी। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, खासकर कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दों पर। इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना था कि ये एक जवाब था, एक डिफेंसिव एक्ट था आतंकवाद के खिलाफ, और यह जवाब प्रोपोर्शनेट और मेजर्ड था। सो द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड समथिंग अनयूजुअल, 7 ऑल पार्टी MP डेलीगेशंस। जो लोग पॉलिटिकल राइवल्स हैं इंडिया में, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, DMK, इस मुद्दे पर सब एक साथ आए और डेलीगेशन का हिस्सा बने, यूनाइटेड फॉर इंडिया स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था जो दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत एक होकर खड़ा है, भले ही आंतरिक राजनीति में कितने ही मतभेद क्यों ना हो। इस बायपार्टिसान अप्रोच से इंडिया का मैसेज और भी मजबूत होकर उभरा। जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा, जब देश आतंकवाद के खिलाफ संदेश देने के लिए विदेश में होता है तो पॉलिटिकल मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के लिए एक आवाज में बोलना महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी पार्टी हो। खुर्शीद ने साफ किया कि वे भारत सरकार का विरोध करने नहीं, बल्कि भारत के लिए बोलने आए हैं। यह दिखाता है कि नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एक साथ आ सकती हैं। इतना ही नहीं, खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर में समृद्धि आई है। उनका मानना था कि इस कदम से कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग दिखने वाली धारणा को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट आया स्पेन में, जहां DMK सांसद कनिमोरी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड कर रही थी। उनसे एक प्रवासी भारतीय ने एक सीधा सवाल पूछा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए और इसे लेकर उनका क्या रुख है। इस सवाल पर कनिमोरी ने इंटेलिजेंटली और डिप्लोमेटिकली जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये संदेश ये प्रतिनिधि मंडल दुनिया के सामने लेकर आया है। इस तरह के स्टेटमेंट से इस डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के मैसेज को और भी ज्यादा लेजिटिमेसी मिली और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात स्ट्रांगली रख पाए।
These delegations were supported by 8 senior diplomats, all ex-ambassadors और foreign secretaries, जिनका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल था। ये वो लोग थे जिन्होंने दशकों तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी को शेप दिया है, जो उन देशों की बारीकियों को समझते हैं जहां वे जा रहे थे। उनकी मौजूदगी ने इस डिप्लोमेटिक मिशन को एक प्रोफेशनल और क्रेडिबल चेहरा देने के साथ साथ डिप्लोमेटिक इंट्रिकेसीज को सही तरीके से यूज करने का मौका भी दिया। इस बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इस डेलीगेशन का मिशन क्या था। तो उनके मिशन का सबसे जरूरी एस्पेक्ट एक्सप्लेन ऑपरेशन सिंदूर, ये बताना कि इंडिया ने जो किया वो हमला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में आतंकवाद पर सीधी कार्रवाई थी, और ये किसी देश के खिलाफ टारगेटेड नहीं थी बल्कि आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए कंडक्ट की गई थी। दूसरा था हाईलाइट पाकिस्तान टेरर लिंक्स। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को न सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि उसे बढ़ावा भी दे रहा है, और ये एक ओपन सीक्रेट है। इसलिए जरूरी था कि दुनिया को उन सबूतों से दो चार कराया जाए जो कि पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को साबित करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट था विन ग्लोबल सपोर्ट एंड न्यूट्रलाइज मिस इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव का जवाब देना और भारत के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना, यह भी इस डेलीगेशन का मिशन था। आप शायद सोच रहे होंगे कि इंडिया को किसी के सपोर्ट की जरूरत क्या है। देखिए, हम अब इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं जहां हर देश एक दूसरे पर किसी ना किसी चीज के लिए निर्भर है। दूसरा है, इंडिया दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल वॉइस माना जाता है, तो ये जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से डायलॉग जारी रखें। अब सारी डेलीगेशंस और इस मुद्दे के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली डेलीगेशन वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में गई, जिनमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया शामिल थे, और इसे लीड किया भाजपा के सांसद बैजयंत जय पांडा ने। इनके साथ थे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिका में एम्बेसडर रहे हर्षवर्धन श्रृंगला। श्रृंगला अपने डिप्लोमेटिक एक्यूमेन और गल्फ रीजन की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी ने इस डेलीगेशन को स्ट्रेटेजिक वेट दिया। बट व्हाई दीज कंट्रीज? वेस्ट एशिया भारत के लिए बेहद क्रिटिकल है। गल्फ नेशंस हमारे एनर्जी पार्टनर्स हैं, वो लाखों भारतीय कामगारों को होस्ट करते हैं जो रेमिटेंसेस के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उनके ऐतिहासिक संबंध हैं। इस क्षेत्र में भारत का नैरेटिव मजबूत करना बेहद जरूरी था। इस डेलीगेशन ने सऊदी अरब में मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हर्बी से मुलाकात की, जो सऊदी इंडियन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप कमेटी ऑफ शुरा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अल हर्बी इस्लामिक मिलिट्री कोalition टू काउंटर टेररिज्म के असिस्टेंट मिलिट्री कमांडर भी रह चुके हैं। पांडा ने वहां साफ कहा, भारत अब आतंकवाद के सामने चुप नहीं रहेगा और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। वहीं बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े प्रभावी ढंग से कहा, 9 और 10 मई को पाकिस्तान को उसके एयरबेस पर सबक सिखाया गया। कुवैत और अल्जीरिया में भी टेररिज्म को लेकर बातचीत हुई, खासकर पाकिस्तान बेस्ड सलाफिस्ट ग्रुप्स से साझा खतरों पर। तो इन देशों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? काफी पॉजिटिव। सऊदी और बाकी गल्फ नेशंस ने भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जोर दिया। अल्जीरिया ने खुले तौर पर भारत के एंटी टेरर एफर्ट्स का समर्थन किया। इसका नतीजा ये रहा कि भारत की आवाज पश्चिम एशिया में गहराई तक पहुंची। इस रीजन में माना जाता है कि पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से इंडिया ने इस रीजन में कुछ मजबूत एलाइज बना लिए हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया। दूसरी डेलीगेशन यूरोप के इंपॉर्टेंट देशों में गई, जिसे भाजपा के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने लीड किया। इस डेलीगेशन के साथ थे फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए रहे, रशिया, बांग्लादेश और भूटान के एम्बेसडर रहे पंकज सरन। पंकज सरन को यूरोपीय यूनियन या ईयू में गहरी समझ और उनके डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस ने इस डेलीगेशन ने यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में है, वहां का दौरा किया। लेकिन व्हाई यूरोप? असल में यूरोप इंक्लूडिंग यूके भारत का एक की टेक, डिफेंस और ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा ये रीजन ग्लोबल फोरम्स पर बेहद प्रभावशाली है और इनकी राय इंटरनेशनल नैरेटिव को काफी इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ मीटिंग्स में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर जोर दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तानी हुकूमत टेररिज्म की विक्टिम नहीं बल्कि प्रोटेक्टर और एनेबलर है। दे हैव कंटिन्यूअसली यूज्ड टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया।
इस डेलीगेशन ने 2008 के मुंबई हमलों को याद दिलाया और 2025 के पहलगाम हमले के साथ समानताएं बताईं। उन्होंने जॉइंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर भी बात की और ये बताया कि आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। इस बात पर यूरोप ने बड़े पैमाने पर सॉलिडेरिटी दिखाई और डिफेंस डायलॉग को मजबूत किया। कई देशों ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम माना। इससे इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पर ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हो रहे एफर्ट्स में एक मेजर और क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर स्टैब्लिश हो रहा है। तीसरी डेलीगेशन एशिया पैसिफिक रीजन के देशों में गई, जिसे जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने लीड किया। इस डेलीगेशन के साथ थे फ्रांस के फॉर्मर एम्बेसडर और गल्फ रीजन के एक्सपर्ट मोहन कुमार की एशियाई देशों की गहरी समझ और उनकी ओआईसी से संबंधित विशेषज्ञता इस डेलीगेशन के लिए इनवैल्यूएबल थी। इस डेलीगेशन ने जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा किया। ये रीजन क्यों जरूरी है? असल में ये रीजन सिक्योरिटी, ट्रेड और ओआईसी नैरेटिव काउंटरिंग के लिए बेहद जरूरी है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी देश भी यही हैं जो ओआईसी के अंदर प्रभावशाली आवाज रखते हैं। साथ ही इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस भी है। इस मिशन के जरिए इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को ही बेनकाब नहीं कर रहा था बल्कि चाइना के फॉल्स नैरेटिव को भी काउंटर कर रहा था। दूसरा, इंडिया इस रीजन में एक लीडर के तौर पर उभर सकता है जो कि चाइना से बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब यहाँ की मोमेंट्स क्या रहे? जापान में उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर से मुलाकात की, जहां ने यहाँ पर कहा, हम यहाँ पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करने आए हैं कि वो कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करता है। इंडोनेशिया में भारत ने ओआईसी के भारत विरोधी रुख को मजबूती से काउंटर किया। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और उसका समर्थन भारत के लिए बहुत अहम है। OIC stands for Organization of Islamic Cooperation। ये दुनिया की यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मुस्लिम मेजॉरिटी देश शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरेबिया में है और इसका मकसद है मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव आवाज बनना। 1969 में बनी इस संस्था का असली नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जिसे बाद में बदला गया। अब देखिए, OIC अक्सर पाकिस्तान के कहने पर इंडिया को कश्मीर पर लेकर क्रिटिसाइज करता रहा है। कई बार तो रेजोल्यूशंस पास किए गए जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियरेंस माने जाते हैं। मुस्लिम देशों तक पहुंचना और वहां ग्राउंड पर अपना नैरेटिव रखना एक तरह से OIC के पाकिस्तान प्रभावित एजेंडे को तोड़ने की कोशिश है। साथ ही ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। इसके अलावा सिंगापुर और साउथ कोरिया में एंटी टेरर कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर अहम बातचीत हुई। तो होस्ट्स का रिस्पॉन्स क्या रहा? जापान विशेष रूप से रिसेप्टिव था। दूसरे देशों ने भी भारत के कंसर्न्स को एक्सेप्ट किया। कुछ देशों ने पाकिस्तान के OIC में बढ़ते प्रभाव को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर की। चौथी डेलीगेशन UAE और अफ्रीका में गई, जिसे शिवसेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने लीड किया। इस डेलीगेशन के साथ थे वेटरन डिप्लोमेट और जापान व श्रीलंका के फॉर्मर एम्बेसडर रहे सुजान चिनॉय। चिनॉय की रणनीतिक मामलों और अफ्रीकन देशों के साथ संबंधों में स्पेशलिटीज डेलीगेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। बट व्हाई अफ्रीका? इस डेलीगेशन ने UAE, लाइबेरिया, कॉन्गो और सिएरा लियोन का दौरा किया। ये रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइबेरिया, कॉन्गो और सिएरा लियोन UNSC के रोटेटिंग मेंबर्स हैं, यानी UNSC में उनके वोट भारत के लिए जरूरी हो सकते हैं। UAE रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ट्रेड, इंडियन डायस्पोरा और डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से। अब की हाइलाइट्स क्या रहे? UAE ने आतंकवाद पर भारत की चिंताओं का समर्थन किया और अपने डीप डिफेंस टाइज पर जोर दिया। लाइबेरिया और सिएरा लियोन ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने के बाद सिंबॉलिक सपोर्ट की पेशकश की। भारत को UNSC के रोटेटिंग मेंबर से सपोर्ट हासिल हुआ। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन साबित हो सकती है। पांचवी और शायद सबसे क्रूशियल डेलीगेशन अमेरिकास के इंपॉर्टेंट कंट्रीज में गई, जिसे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लीड किया।
इस डेलीगेशन के साथ थे फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएसए और कैपिटल हिल डिप्लोमेसी में माहिर तरनजीत सिंह संधू। संधू की अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन में गहरी पहुंच ने इस डेलीगेशन को बहुत इफेक्टिव बनाया। लेकिन अमेरिकाज क्यों? इस डेलीगेशन ने यूएसए, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गायाना का दौरा किया। सबसे पहले तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और उसका समर्थन भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर बेहद अहम है। साथ ही ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप की इंडिया पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की बात ने दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेन किया था। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप का इंडिया की तरफ टैरिफ को लेकर जो रवैया रहा है उसने भी रिलेशंस को बेहतर तो नहीं ही किया है। लैटिन अमेरिकी देश भी यूएनएससी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण वोट रखते हैं। यहाँ मीटिंग्स क्या हुई? अमेरिका में इस डेलीगेशन ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, डेप्यूटी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो और कांग्रेशनल इंडिया कॉकस के मेंबर से मुलाकात की। उन्हें पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई। शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा, भारत ने कड़ा और समझदारी भरा प्रहार किया। हमारी प्रतिक्रिया सटीक और न्याय संगत थी। उन्होंने आतंकवाद पर ग्लोबल सॉलिडेरिटी को मजबूत करने के लिए 9/11 मेमोरियल का भी दौरा किया। ब्राजील में जुलाई में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एंटी टेरर पॉलिसी को आकार देने पर बातचीत हुई। कोलंबिया ने शुरुआत में भारत की कार्रवाई पर थोड़ी आलोचनात्मक प्रक्रिया दी थी, लेकिन इस दौरे के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। अमेरिका ने पहलगाम हमले की दृढ़ता से निंदा की। भारत को लैटिन अमेरिका में एक नैरेटिव विन मिला। छठी डेलीगेशन रशिया और ईस्टर्न यूरोप के देशों में गई, जिसे द्रामुक या डीएमके की सांसद कनीमोरी ने लीड किया। इस डेलीगेशन के साथ थे पूर्व यूएन के एम्बेसडर मनजीव सिंह पुरी और स्पेन में एम्बेसडर रह चुके जावेद अशरफ। पुरी की यूएन में कूटनीति की समझ और अशरफ का यूरोपीय नेटवर्क इस टीम के लिए बेहद उपयोगी था। लेकिन इस रीजन को क्यों चूज किया गया? इस डेलीगेशन ने रशिया, स्पेन, ग्रीस, लातविया और स्लोवेनिया का दौरा किया क्योंकि रूस भारत का एक की डिफेंस पार्टनर है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। यूरोपियन देश, खासकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखते हैं और उनके साथ जुड़ना भारत के लिए जरूरी था। रूस में एंटी टेरर कोऑपरेशन और कंटिन्यूड डिफेंस अलाइनमेंट पर बातचीत हुई। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और काउंटर टेरर मैकेनिज्म्स पर जोर दिया। बाकी ईस्टर्न यूरोपियन देशों में उन्होंने भारत के आतंकवाद से पीड़ित होने की बात को प्रमुखता से रखा। रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती की पुष्टि की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया। छोटे यूरोपीय राज्यों ने भी डिप्लोमेटिक ओपननेस दिखाई। सातवीं और आखिरी डेलीगेशन अफ्रीका और अरब वर्ल्ड के कुछ मेजर देशों में गई, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लीड किया। इस डेलीगेशन के साथ थे भारत के पूर्व यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन, जो अपनी सर्जिकल यूएन स्पीचेस से मिडिल ईस्ट में गहरी पहुंच के लिए जाने जाते हैं। इस डेलीगेशन ने इजिप्ट, कतर और साउथ अफ्रीका और साथ ही इथियोपिया का भी दौरा किया। ओआईसी के अंदर पाकिस्तान के नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए इजिप्ट और कतर क्रिटिकल थे। साउथ अफ्रीका और इथियोपिया ब्रिक्स और अफ्रीकन यूनियन या एयू के की प्लेयर्स हैं और अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। इजिप्ट और कतर ने पाकिस्तान के ओआईसी नैरेटिव को काउंटर किया और इजिप्ट के आतंकवाद विरोधी रुख का लाभ उठाते हुए भारत का समर्थन हासिल किया। वहीं साउथ अफ्रीका ने रीजनल सिक्योरिटी पर भारत के इनपुट्स का स्वागत किया। इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ अफ्रीकन एशियन कोलैबोरेशन पर जोर दिया। भारत ने पाकिस्तान के ओआईसी लॉबी को कमजोर किया और अफ्रीकन कंट्रीज तक अपनी पहुंच बढ़ाई। तो अब सवाल आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैसिव डिप्लोमेटिक पुश से भारत ने क्या हासिल किया? डिप्लोमेटिक विंस। सबसे पहले अमेरिका ने पहलगाम हमले की निंदा की। दूसरा, कोलंबिया ने अपना रुख नरम किया। ब्रिक्स के एजेंडे में अब आतंकवाद विरोधी नीति शामिल है। अफ्रीकन यूएनएससी सदस्यों से समर्थन मिला। जापान और ईयू ने आतंकवाद की परिभाषाओं पर भारत के साथ अलाइनमेंट दिखाया। लेकिन इसके बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसे एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया।
इस बीच ही डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हुए फॉल आउट पर इंटरनेशनल प्रेस की नजर ज्यादा रही। हर देश ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया। कांग्रेस में शशि थरूर के नेतृत्व को लेकर इंटरनल रिफ्ट भी सामने आई। स्टिल, व्हाट इज द बिग पिक्चर? भारत ने एक नेशनल ट्रेजेडी को एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल कैंपेन में बदल दिया और अपने सांसदों और रिटायर्ड डिप्लोमैट्स को अपने सॉफ्ट पावर वॉरियर्स के रूप में इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ अपनी बात रखने का जरिया था, बल्कि अपनी ग्लोबल इमेज को मजबूत करने का भी तरीका था। In the age of information warfare, narrative is power. ऑपरेशन सिंदूर भारत का मिलिट्री आंसर था, लेकिन ये डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव एक सिविलाइज्ड, आर्टिकुलेट और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स था। ये इस बात की भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र सबसे बेहतर तब काम करता है जब वो एकजुट होता है, और आतंकवाद से सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि दिमागों, मुलाकातों और आपसी समझ से भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। एंड इन दैट फाइट इंडिया जस्ट मेड इट्स वॉइस लाउडर, क्लियरर एंड ग्लोबल। सो दिस वाज सिंपली एक्सप्लेन्ड. Like, share and comment if you believe diplomacy matters as much as defense. Let me know your thoughts in the comments below. Thank you for watching.